हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है। हम लोग इस वीडियो में रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने भी चैप्टर नंबर 1 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एनसीईआरटी में भी है, जो बोर्ड में आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। कोई भी वैल्यू हो सकती है, 96 404 की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन इनके मेथड सबके क्या हैं बच्चों, सेम है, ठीक है। सबके प्रोसेस एकदम सेम है। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये यूपी बोर्ड 2022 यूपी बोर्ड 2019 2021 2022, ठीक है। ये यूपी बोर्ड में 2019 2021 2022 में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन थे, मतलब वैल्यू कुछ इधर उधर थी, मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन इसी पैटर्न के थे। तो देखिए इसमें क्या करना है, ध्यान से समझ लिए। ऐसे कोई भी कंसेप्ट के क्वेश्चन आएंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या, उनका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, जो भी है उनका एलसीएम। बट इसमें ध्यान रखिए कि इसमें किसी भी संख्या को किसी के पावर मत रखिए, सबकी घात क्या रखिए, एक रखिए। जैसे एचसीएफ क्या होता है, वह संख्या जो दोनों में हो लेकिन उनकी न्यूनतम घात चेक करते हैं। और एलसीएम क्या होता है, वह संख्या जो दोनों में हो जिनकी अधिकतम घात हो। उसके बाद बचे हुए जितने भी संख्या सभी को ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सबकी घात एक कर देते हैं, चाहे एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ निकालना, देखिए बच्चों एकदम सिंपल हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग सबसे पहले वाली संख्या का निकालते हैं। जैसे हमको क्वेश्चन में दिया है 96, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों, 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है और 404 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से इसको समझ लीजिए। देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यहाँ पे निकाल देते हैं बच्चों। इसको मैं हाईलाइट से ऐसे कवर कर दे रहा हूँ ताकि आपको सभी लोग इसको ईयर्स को जरूर नोट करेंगे। ईच एंड एवरीवन नोट द ईयर, सभी लोग इस ईयर्स को जरूर नोट करिएगा। अब देखिए 96 है, 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखिए 96 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, कैरी कितना बचा 1, 16 2 8 जा 16, ठीक है। कितनी बार जाएगा बच्चों, 8 बार में। अब फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। तो अब इनका जो अभाज्य गुणनखंड है वह क्या है, 2 2 2 2 2। लेकिन आप इसको ऐसा ना हो कि 2 के पावर 5 लिख दीजिए, ऐसे मत करिएगा, सबका पावर 1 रहने दीजिए। मतलब 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 बार 2 लिख दीजिए, इंटू क्या लिख दिए बच्चों 3। सबके पावर कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं 1, सबका घात 1 कर दीजिए, ठीक है। सभी की घात क्या कर दीजिए 1। ऐसे करने से क्या होगा, न्यूनतम घात और अधिकतम घात का टेंशन नहीं होगा, ठीक। अब देखिए इसी तरीके से 404 का भी हम अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम निकाल लेते हैं। 404 तो देखिए किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, फिर किससे कटेगा 2 से, 2 1 जा 2 0 1, ठीक है। अब ये किससे कटेगा बच्चों, अब ये देखिए डायरेक्ट किससे कट जाएगा 101 से। अब क्योंकि और कोई नंबर से इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो अब डायरेक्ट किससे कट जाएगा 101 से, कितनी बार में 1 बार में। इसका मतलब 404 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 101, सबके पावर क्या है बच्चों 1 है। देखिए अब पावर सेम होने से क्या फायदा होगा कि आपको एलसीएम निकालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एचसीएफ निकालेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें हमको घात देखना ही नहीं, क्योंकि सबकी घात इक्वल हमने बना दी, ठीक। अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला चीज निकालते हैं एलसीएम, ठीक है। या सबसे पहले आप एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ मतलब क्या होता है बच्चों, एचसीएफ मतलब वह संख्या जो दोनों में हो। क्या थी, न्यूनतम घात। अब सबकी घात समान है तो यहाँ न्यूनतम घात अधिकतम घात की तो कोई बात ही नहीं है, वह संख्या बस लेंगे जो दोनों में होनी चाहिए। तो देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो एक 2 को ले लीजिए, इंटू
फिर से 2 यहाँ है, 2 यहाँ पहले से है ही, एक 2 को और ले लीजिए। अब यहाँ तो और 2 है बट यहाँ 2 नहीं है, बाकी बचे हुए जो 3 2 है लेकिन यहाँ कोई 2 नहीं है, तो अब 2 को नहीं लेंगे। 101 यहाँ है, इधर कहीं है नहीं, 3 है इधर कहीं है नहीं, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 की वैल्यू 2 इंटू 2 के पावर 1 की वैल्यू 2, 2 2 जा 4, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों 4। ठीक है, हम लोगों ने एचसीएफ को फाइंड कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या निकालते हैं, एलसीएम। फिर से एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह संख्या जो दोनों में होनी चाहिए, पहले उसको चेक करेंगे, उसके बाद अधिकतम घात। तो अधिकतम घात की तो यहाँ कोई बात नहीं, सबकी घात क्या है बच्चों, समान है, पावर 1 है। ठीक है, तो वह संख्या जो दोनों में, सबसे पहले जो दोनों में उसको लिख लीजिए, उसके बाद बचे हुए जितने भी अभाज्य गुणनखंड है सभी को लिख लीजिए। तो देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो एक 2 को लिख लीजिए, इंटू एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, इंटू अब देखिए यहाँ पे 3 2 बचे, यहाँ नहीं है तो यहाँ सभी को ले लेंगे, यहाँ पे सभी को ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो यहाँ 3 को भी ले लीजिए। फिर 101 यहाँ है, यहाँ नहीं, इसको भी ले लीजिए, 101 को भी ले लीजिए। 2 के पावर 1 की वैल्यू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार 2, 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 की पावर 1 की वैल्यू 3, 101। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लिए बच्चों, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ठीक है, 16 इंटू 3 2 जा 6 इंटू 101, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 6 1 जा 6 0 6। अब 606 में 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 606 में 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 6 जा 36 को 6 यहाँ 3। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, 6 6 जा 36। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ 6 1 जा 6। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे कर लेते हैं फिर से 606 में 16 से, तो 6 6 जा 36। ठीक है, फिर 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6 1 जा 6 6 6 3 9 6 6 3 9 9 6 9 6, क्या हो जाएगा बच्चों 9696। तो एलसीएम कितना हो गया, 96 96। ठीक है, तो आप एलसीएम इसको लिखना चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए एलसीएम, एलसीएम इसको आप ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या क्या नंबर था 96,404 का, ये एलसीएम हो गया और ये आपका एचसीएफ हो गया। तो हम लोगों ने एलसीएम भी निकाल लिया बच्चों, एचसीएफ भी निकाल लिया। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या सीखा, कोई भी संख्या आपको दी हो, ठीक है, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। ठीक, और अभाज्य गुणनखंड में सबके पावर क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए, सभी का पावर 1 रहने दीजिए, किसी का पावर आप 2 3 4 मत बनाइए, सबका पावर 1 रख दीजिए। उसके बाद एचसीएफ, एचसीएफ के लिए हमेशा याद रखिए कि वह संख्या जो दोनों में होनी चाहिए। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, वह संख्या जो दोनों में हो, उसके बाद बचा हुआ सब। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट नोट भी कर देते हैं, यहाँ पे हम एक पॉइंट नोट कर देते हैं क्योंकि ये कंसेप्ट वाली क्लास है, क्योंकि ये फाइनल क्लास है, तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए बच्चों, नोट में पहला पॉइंट लिख लीजिए। पहला है किसके लिए, एचसीएफ के लिए। एचसीएफ का मतलब क्या हुआ, वह संख्या जो दोनों में हो, वह संख्या जो दोनों में हो। ठीक है, वह संख्या जो दोनों में हो उसे एचसीएफ कहते हैं। सबकी घात हमने तो 1 कर दी। ठीक है, दूसरा एलसीएम के लिए क्या हमें याद रखना होगा, एलसीएम के लिए याद रखना होगा, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कौन सी संख्या दोनों में है, वह संख्या जो दोनों में है, दोनों में है, वह संख्या जो दोनों में है। ठीक है, उसके बाद बचा
बचा हुआ सभी अभाज्य गुणनखंड को लेते हैं। ठीक है, क्या याद रखना है बच्चों, HCF के लिए वह संख्या जो दोनों में हो, ठीक है, और एलसीएम के लिए क्या याद रखना है, वह संख्या जो दोनों में हो, उसके बाद बचा हुआ सभी अभाज्य गुणनखंड को ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में कोई भी आएगा, आप एकदम सेम फॉर्मेट पे एलसीएम लीजिए और सबकी घात सेम बनाइए, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ नोट कर लीजिए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग इसको नोट कर लिए अच्छे से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है 867 तथा 255 का लसा तथा मसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इसमें हमको लसा और मसा ज्ञात करना है। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से हम लोग अभाज्य गुणनखंड इसमें बच्चों निकाल लेंगे। ठीक है, और आपको बस ध्यान रखना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड जब भी निकालेंगे तो हमको लसा और मसा के लिए हम सबकी घात क्या करेंगे, 1 बना देंगे, इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये संख्या जो है आपके यूपी बोर्ड 2022 में भी पूछा है, यूपी बोर्ड 2017 में भी था, 2019 में था, 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने आता है तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट में बना लेते हैं ताकि आपको ये ईयर्स जरूर लिखिएगा बच्चों, ईयर्स जरूर लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला नंबर क्या है, 867 है और 255। ठीक है, देखिए 867, अब ये नंबर 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, ये कन्फर्म है, लास्ट में 7 है तो 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं है। 3 से तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 24, हाँ 3 से कट जाएगा यार। 3 से कितने बार में कटेगा बच्चों, 3 2 जा 6, कितना बचेगा, यहाँ पे कैरी 2 बचेगा तो 26, 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27। ठीक है, 289 तो आपको पता है ये 17 का वर्ग है, 291 किसका वर्ग है, 17 का, तो ये कितने बार में कट जाएगा, 17 बार में सीधे, फिर 17 1 जा 17। इसका मतलब 867 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 × 17 × 17, सबके पावर क्या चीज, 1। अब यहाँ पे समान आधार पे घात जोड़ मत दीजिएगा, सबका घात 1 रहने दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है, 255। अब लास्ट में 5 है तो ये तो क्लियर है, किससे कटेगा, 3 से, देखिए 3 से कटता है, 3 1 3, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 8 जा 24। ठीक है, कितना बचा, 1 5, 3 5 जा 15। ठीक है, अब देखिए अब किससे कटेगा, 85 3 से कटेगा तो 3 2 जा 6, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5, कितना बचा 3, 5 7 जा 35। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब 17 तो 17 से कटेगा ही। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 255 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 × 5 × 17, सबका पावर क्या है बच्चों, 1। यहाँ पे सबका पावर 1 रखिएगा, इससे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले एचसीएफ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 867, 255 का एचसीएफ। एचसीएफ मतलब क्या होता है बच्चों, वह संख्या जो दोनों में हो। तो कौन संख्या है दोनों में है, देखिए 3 है इंटू 5 है क्या, नहीं 17 है तो हाँ 17 के पावर 1। अब एक 17 है, 2 तो है नहीं, तो एचसीएफ में बस हम वही संख्या लेते हैं जो दोनों में होनी चाहिए। ठीक है, दोनों में, एक में होगी तो नहीं लेंगे। तो देखिए 3 के पावर 1 की वैल्यू 3 और 17 के पावर 1 की वैल्यू 17। ठीक है, 17 3 जा कितना हो जाएगा, 51। तो एचसीएफ कितना निकल गया बच्चों, एचसीएफ आ गया, इन दो संख्याओं का एचसीएफ कितना हो गया,
51। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम किसका किसका है, 8 6 7 2 5 5 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या करते थे बच्चों, एलसीएम में वह संख्या जो दोनों में हो, ठीक है, सबसे पहले उसको चेक करेंगे, उसके बाद जितने अभाज्य गुणनखंड बचे हैं सभी को ले लेंगे। तो देखिए, तो 3 के पावर 1 हो जाएगा इंटू फिर 17 के पावर 1 जो दोनों में था उसको ले लिए। उसके बाद क्या क्या बचा, देखिए एक 17 बच गया और एक 5 बच गया, तो हम 17 को भी ले लेते हैं फिर 5 को भी ले लेते हैं। यहाँ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको दिमाग में हमेशा होना चाहिए बच्चों कि जब भी आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम में सबसे पहले आप चेक करिए कि कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में हो, उसके बाद जितने भी अभाज्य गुणनखंड बचे सभी को ले लीजिए। तो देखिए 3 की पावर 1 की वैल्यू बच्चों 3 इंटू 17 की पावर 1 17 इंटू 17 की पावर 1 17 5 की पावर 1 5। ठीक है, 5 3 जा 15 इंटू 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 289। ठीक, अब 289 में 15 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 289 में 15 का मल्टीप्लाई करिए 45 45 को 5 कैरी 4 8 5 जा 40 44 44 4 कैरी 4 5 2 जा 10 10 4 14। ठीक है, इंटू 9 1 जा 9 8 1 जा 8 2 1 जा 2 5 9 4 13 को 3 कैरी 1। ठीक है, 8 4 12 एक 13 को 3 कैरी 1 2 1 3 1 4 4 3 3 5 कितना देगा 43 35। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये कंसेप्ट सीख लिए, जब भी आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। और अभाज्य गुणनखंड में क्या खास बात रहेगी कि सबका पावर क्या रहना चाहिए 1 रहना चाहिए, पावर 1 बनाइए, उसके बाद आराम से आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल लीजिए। और दूसरी बात क्या याद होनी चाहिए, एचसीएफ में वह संख्या जो दोनों में हो, एलसीएम वह संख्या जो दोनों में हो, पहले उसको लिखिए, उसके बाद जितने भी अभाज्य गुणनखंड बचते हैं सभी को लिख डालिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ये दोनों ही क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इसको सभी लोग नोट करिए। उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। ये देखिए आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है। ठीक है, ये एग्जाम में आपके कई बार पूछा है। क्या है, व्याख्या कीजिए कि क्यों ये जो संख्या दी हुई है एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 3 से ज़्यादा, मतलब दो होते हैं तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। दो होना चाहिए, उसको कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य क्या होता है, भाज्य होता है जिसका 2 से अधिक, मतलब 3 हो या 3 से अधिक हो। ठीक है, 2 नहीं होना चाहिए, 2 होगी तो वह कैसी हो जाएगी, आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। 2 से अधिक मतलब 3 हो या 3 से अधिक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है, ये बात मैंने आपको बताई है। तो हम यहाँ पे भाज्य संख्या की डिफिनेशन को भी नोट कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं यह क्वेश्चन कब कब आया है। तो ये आपके यूपी बोर्ड 2017 2019 2020। ठीक है, ये इतनी बार आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन आया है। इसको हम लोग यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में बंद कर देते हैं ताकि आप ईयर्स जरूर नोट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों भाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है। यहीं पे हम परिभाषा को भी नोट कर लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो भाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, भाज्य संख्या वह संख्या जिसके कम से कम 3 या 3 से अधिक गुणनखंड मिले। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसके कम से कम 3 या 3 से अधिक गुणनखंड मिले। 2 रहेगा तो अभाज्य बोल देंगे उसको। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसके कम से कम 3 या 3 से अधिक गुणनखंड मिले उसे भाज्य संख्या कहते हैं।
उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे उदाहरण में हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है बच्चों? 4 है, फिर 6, फिर 8 डॉट डॉट, ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ठीक है, यहीं पे हम देख लेते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या को सुन लीजिए, कम से कम 2 गुणनखंड मिलेगा तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं ना। तो यहाँ पे लिख ही लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आप यहाँ पे बना लेंगे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड हों। ठीक है, वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड, वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड हों उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है बच्चों? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 डॉट डॉट अनंत। इसमें खास बात क्या है पता है आपको बच्चों? खास बात यह है कि केवल 2 ही ऐसी संख्या है, 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। ठीक है, मतलब इसको हम 2 को क्या बोलते हैं? सम अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों? सम अभाज्य संख्या। इसको मैं ऐसे इन्वर्टेड कामा में कर देता हूँ। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सम अभाज्य संख्या। बाकी ये जो बचे हुए संख्या हैं ये सब कैसे हैं? ये विषम है। ठीक, कैसे है? विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, कैसी संख्या है बच्चों? विषम अभाज्य संख्या। बात समझ में आ रही है सभी को? विषम अभाज्य संख्या है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सब लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को। ठीक है, रब कर देते हैं इसको। ये सब बोर्ड में बहुत बार आए हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन, बात समझ रहे हैं? तो इसको आप अच्छे से एकदम नोट करिए। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले इसको यहाँ पे लिख लीजिए, 17 × 5 × 11 × 3 × 2 प्लस 2 × 11। ठीक है, सबसे पहले हमने ऐसा लिख लिया बच्चों। अब देखिए कुछ कॉमन है क्या इसमें? देखिए 2 कॉमन है और 11 कॉमन है, तो 2 और 11 को आप बाहर निकाल लीजिए। 2 × 11, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों? देखिए 17 बचेगा, × 5 बचेगा, × 3 बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा? यहाँ तो 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1, क्योंकि 2 और 11 को हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए 2 × 11 कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते तो ये 17 × 5 3 जा 15 प्लस 1। ठीक है, तो 22 ब्रैकेट में। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 17 में किसका? 15 का। तो 7 5 जा 35 को 5 कैरी 3, 5 1 जा 5 3 8, 7 1 जा 7, 1 1 जा 1 5, 8 7 कितना होगा? 5 कैरी 1, 15 मतलब 15 होगा, कैरी 1 और 1 और ये 2 2 5 5। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 255 आएगा। प्लस में क्या चल रहा है बच्चों? 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 × 255 एक कितना जाएगा? 256। ठीक है, कितना जाएगा? 256। अब देखिए किसी भी संख्या में हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई उसमें डिफरेंस नहीं होगा। सब ये डिसिम्प्लाई करके हो रहा है बच्चों, डिसिम्प्लाई। अब देखिए क्या यह भाज्य संख्या हुआ है? यस, बिल्कुल भाज्य संख्या हुआ। देखिए इसके 2 से अधिक गुणनखंड मिल रहे हैं। कितने गुणनखंड हैं इसके? 3। तो इसका मतलब यह स्पष्ट है
कि इसके जो गुणनखंड है वह 3 है, 3 से अधिक है। दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, 1 2 3, 3 है तो वह तो अभाज्य तो हो ही नहीं सकती। 3 है तो क्या होगी बच्चों, भाज्य है। तो यहाँ लिखेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ लिखेंगे कि यह स्पष्ट है कि यह भाज्य संख्या है। रीजन लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 3 है। अतः यह भाज्य संख्या है। यह क्लियर है बच्चों कि यह कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। सभी लोग इसको नोट कर लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके एनसीईआरटी का है, सबसे खास बात क्या है, आपके एनसीईआरटी का है और बहुत बार यह क्वेश्चन आया है प्यारे बच्चों, तो सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक संख्या परिमेय और अपरिमेय पे देखते हैं जो बहुत छोटा आता है, जिसको हम लोग कई बार प्रश्नावली में भी दिया है, आपके सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं, सब लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सिद्ध कीजिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में कब कब आए हैं, 2017, 2019, 2020। सिर्फ वैल्यू चेंज किए हैं, 5 + √3 की जगह कुछ और संख्या लिख दें। मतलब बेसिकली कौन सा पैटर्न है, परिमेय प्लस अपरिमेय। ये जो पैटर्न है या क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है बच्चों, पैटर्न को बेसिकली हमको पहचानना है। इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है वह क्या है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। क्लियर है, दिख रहा है आपको, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का यह पैटर्न है, ठीक है। तो देखिए ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे इस पैटर्न के, परिमेय और अपरिमेय संख्या के कोई भी पैटर्न, चाहे प्लस के हो चाहे माइनस के हो, सबके लिए सेम रूल है, एकदम सेम रूल सभी के लिए। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहला काम है, ये जो संख्या दी हुई रहेगी उसको आप परिमेय मान लीजिएगा, क्योंकि हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम उल्टा मानते हैं बच्चों, यह तो सबको पता है, क्योंकि कंसेप्ट क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी संख्या दी हुई है उसको हम अपरिमेय सिद्ध करना है तो क्या मानेंगे, उसका उल्टा विपरीत मानते हैं, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या, ठीक। परिमेय संख्या मान के अपनी प्रूविंग को स्टार्ट करेंगे। जब आपका परिमेय और अपरिमेय का कंसेप्ट रहेगा तो उसका सबका एक ही पैटर्न है, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि यह कैसी संख्या है, परिमेय है, माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। हम मान के चलते हैं 5 + √3 कैसी संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 5 + √3 इक्वल हो जाएगा किसके, p/q के। अगर ये परिमेय हो जाएगा तो p/q के बराबर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये 5 कैसा है, परिमेय है, और √3 क्या है, अपरिमेय। ये तो परिमेय है ही, तो परिमेय वाले को हम लोग एक साइड ले लेते हैं, ठीक है। परिमेय वाले चीज को हम क्या करते हैं, एक साइड ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। परिमेय वाले पार्ट को एक साइड ले लीजिए और अपरिमेय वाले पार्ट को एक साइड रहने दीजिए। तो देखिए, तो ये √3, ये अपरिमेय, इसको इधर रहने दीजिए, p/q माइनस ये 5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज लिख लीजिएगा, रीजन जरूर लिखना है, जहां p और q सअभाज्य
अभाज्य सअभाज्य संख्या हैं, सअभाज्य संख्या जहाँ b नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, b कभी q नॉट इक्वल टू 0, q कभी 0 नहीं हो जाए, q अगर 0 हो गया तो ये परिमेय संख्या क्या रहेगा, ये तो अपरिभाषित होगा क्योंकि 0/1 0/1 तो परिमेय होता है, लेकिन 1/0 क्या होता है, ये तो अपरिभाषित होता है। बात क्लियर है। तो नीचे का जो q है वह 0 नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम एलसीएम लसर ले लेंगे, तो यहाँ √3 बराबर है, यहाँ लसर क्या हो जाएगा q, तो ये हो जाएगा p - 5q। ठीक है, इधर का पूरा परिमेय है, इधर का पूरा अपरिमेय। अब ये देखिए ये कैसी संख्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या। और ये कैसी संख्या है बच्चों, ये आपको क्लियर दिख रहा है परिमेय है, अपरिमेय में से परिमेय तो माइनस हो ही सकता है, परिमेय संख्या। तो क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के इक्वल हो सकता है कभी, कभी नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के इक्वल हो। तो यहाँ हम लिख देंगे चूंकि अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। ठीक, जो अपरिमेय संख्या है वह बराबर नहीं हो सकती किसके, परिमेय संख्या के। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि √3 बराबर नहीं होगा किसके, 5 - 5q/q के, इसके बराबर नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमने माना था कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, यह क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत। अतः मतलब ये विरोधाभास करने लगा ना, हमने माना कुछ, यहाँ आ कुछ रहा है, तो हमारे जो कल्पना थी वह क्या थी, गलत हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, अतः विरोधाभास नियम से हमारी कल्पना गलत है। विरोधाभास नियम से हमारी कल्पना क्या है बच्चों, गलत है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्लियर हो गया कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ किसी को कोई डाउट बच्चों नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम लोगों ने 4 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किए जो बोर्ड के आए हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसके आगे जो क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक इसको आप सभी लोग नोट अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।